हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये सीरीज आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है और अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं करवा रहा था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तक देख लिया था। आज के वीडियो का पार्ट नंबर 6 रहने वाला, तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट नंबर 6 में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको करना शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि हम लोग पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही में इससे पहले कि यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी इसको देखने का उससे भी जाकर के चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए पार्ट नंबर 6 में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको आइए देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा स्क्रीन पर, और साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही इसमें आ जाता है कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर होता है। अब ये चीज आपको इसमें बताना है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं और साथ ही में जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन दोनों पदार्थों के बीच में जो परमाणु होते हैं उनमें क्या अंतर पाया जाता है, ये चीज आपको इसमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होता है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु में अक्सर आता है, तो इसीलिए आपको इसको तैयार करके जाना। यदि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से बता पाओ। तो उत्तर में क्या बताओगे आप लोग कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है? जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, यानी कि इस वाले में क्या होता है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है परमाणुओं के अंदर। ठीक है। दूसरा आपका इसमें जो होता है प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय में बताएंगे कि जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का कुल जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। इस प्रकार से आपको इसमें अंतर बताना है। तो इसका आप लोग आंसर तैयार कर लीजिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और वहीं पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण आपका शून्य होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम आपको बताना है। क्या बताना है? किन्हीं दो आपके प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कौन सा, पहला आप याद कर लो सोना, दूसरा आप याद कर लो बिस्मिथ। ये क्या है, आपके प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ हैं। दो आपको बताने थे, दो मैंने आपको बता दिए हैं। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन सभी को यदि आप पढ़ करके जाते हो बहुत ही अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में ला सकते हो। तो यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग इन सारी चीजों को पढ़ो, समझो, और साथ ही में पुरानी वीडियोस को नहीं देखा उसे भी जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करो, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाओ बचे हुए समय में। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका विमीय सूत्र आपको बताना है। क्या बताना है? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बताना है और साथ ही में क्या बताना है आपको, विमीय सूत्र भी बताना है। तो क्या बताना है आपको इसमें, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये आपको समझ करके चलना है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो। आपको जब कोई भी चीज आप पढ़ते हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो एक बार में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। फिजिक्स वगैरह में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वहीं हिंदी वगैरह में आपको जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसीलिए आपको चीजों को रिपीट करना है 1 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि ये चीज आपको याद हो जाए। तो याद करने के लिए मैं सिंपल सी परिभाषाएं यहाँ पर आपको लोग देता हूँ, जो कि आपको वेरी इजीली में आप लोग आराम से याद कर पाओ। तो क्या बताओगे आप उत्तर में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वो आपका पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपका कहलाता है। इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं।
चुंबकीय फ्लक्स की आपको इसमें बीमा भी बतानी तो बीमा आप लोग याद कर लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा होती है और ये इंपॉर्टेंट बीमा है, तो इसको आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लो, याद कर लो। यहाँ पर आपको याद कर लेना ताकि आप इसको कंफ्यूज ना हो। क्या याद कर लोगे? चुंबकीय फ्लक्स की बीमा होती है आपकी ml⁻², t⁻², a⁻1। तो इस प्रकार से आपको चुंबकीय फ्लक्स की बीमा भी याद कर लेनी है। तो ये चीज भी आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, बिल्कुल भी आप इसे स्किप मत करिएगा यदि आप लोग अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो। क्वेश्चन है इसमें आपका, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम आपको बताना है। क्या बताना है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेंज का नियम, इसकी परिभाषा आप सभी को पता होनी चाहिए। तो सभी लोग उसका परिभाषा क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि किसी परिपथ में, क्या बताएंगे आप लोग? किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा जो आपका होता है उसकी जो दिशा होती है सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लेंज का नियम बोलते हैं। सिंपल सी आपकी परिभाषा। क्या परिभाषा है आपका? इसमें आपको समझना यह है कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल या फिर आप बोल सकते हो प्रेरित धारा की दिशा जो होती है सदैव उस कारण का ही विरोध करेगी जिस कारण से वो स्वयं उत्पन्न होती है, और इसको हम लोग लेंज का नियम बोलते हैं। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी वे में मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है ताकि आपको सिंपल तरीकों से याद हो जाए, आपको इसमें ज्यादा समय ना वेस्ट करना पड़े। लेकिन फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन याद करना तो 3-4 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा ताकि ये चीजें आपको अच्छे तरह से याद रहे लंबे समय के लिए। क्योंकि यदि आप अभी याद करके अभी भूल जाते हो तो फिर आपको एग्जाम में कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए जो भी चीज आप पढ़ते हो, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है, उसको आपको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर लेना है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वप्रेरकत्व, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कैसे आप लोग लिखेंगे आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसकी परिभाषा भी सिंपल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें याद होंगी। क्या है परिभाषा इसकी? कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है या फिर हम उसको स्वप्रेरकत्व भी बोल सकते हैं, उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। और उसके मात्रा की जब हम बात करेंगे, ये इसका मात्रा आपका हेनरी होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दो यदि आपने नहीं किया है, और वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रेरित धारा को ज्ञात करने के लिए हमको क्या बताना है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर में बताएंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम दाहिने या फिर बोल सकते हो दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली जो आपकी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा तथा अंगूठा आपका चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो जो बीच वाली उंगली होगी वो आपका चालक में प्रेरित कह सकते हो आप लोग धारा की दिशा बताएगी। तो ये आपका होता है प्रेरित वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सभी लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है। लघु में भी इसका क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा डायग्राम के साथ में, तो वहां भी आप लोग देखिएगा, उसमें भी ये चीजें आपको बताई जाएंगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली जो आपकी उंगली होगी वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। सभी लोग नोट कर लो, याद कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी देखिए। आपको क्या बताना है इसमें? अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा और साथ ही में एक व्यवहारिक उदाहरण भी आपको यहाँ बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप बताएंगे किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। यह आपका परिभाषा कैसे होता है आप बताएंगे। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच में जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक होता है या फिर उसको हम लोग अन्योन प्रेरकत्व बोलते हैं, वो आपका संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की
संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये आपका होता है परिभाषा किसका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की, या फिर हम इसको बोल सकते हो अन्योन्य प्रेरकत्व की। आगे इसमें आप लोग उदाहरण बताएंगे, जिसमें आपका एक उदाहरण बता सकते हो, व्यवहारिक उदाहरण जो आपका होता है ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। क्या होता है आपका, ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली आपका एक कह सकते हो आप लोग व्यवहारिक उदाहरण किसका, अन्योन्य प्रेरण का। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिए, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा के बारे में और साथ ही में उसके व्यवहारिक उदाहरण के बारे में भी। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।